हमारी आज की गेस्ट हैं एक ऐसी पर्सन जिन्होंने नीट की प्रिपरेशन शुरू करी पर बीच में ही छोड़ दिया। उसके बाद उन्होंने यूपीएससी क्लियर करके आईएएस बनने का सपना देखा, लेकिन उसको भी बीच में ही छोड़ दिया। इनफैक्ट उन्होंने कई बार सुसाइड करने के अटेम्प्ट्स भी किए, पर आज वो एक बहुत ही सक्सेसफुल बुक पब्लिकेशन SGSH स्प्रेड गुडनेस स्प्रेड हैप्पीनेस की फाउंडर है। आज के एपिसोड में हम उनसे उनकी इस रोलर कोस्टर जर्नी के बारे में जानेंगे कि बुक पब्लिश करने का पूरा प्रोसेस क्या होता है और इसमें कितना खर्चा आता है। एक बुक सेल होने पर ऑथर को कितने रुपए मिलते हैं। SGSH पब्लिकेशन से थाउजेंड्स ऑफ बुक्स पब्लिश हो चुकी हैं, तो उनमें से किस बुक को पब्लिश करने का एक्सपीरियंस दिव्या त्रिवेदी के लिए सबसे अच्छा रहा और क्यों। हमने उनसे बात करी है बुक पब्लिशिंग इंडस्ट्री में चल रहे स्कैम्स के बारे में, और ये भी पूछा है कि दिव्या त्रिवेदी कितना कमाती हैं अपने SGSH पब्लिकेशन से। इस एपिसोड को एंड तक सुनिए बुक पब्लिकेशन के बारे में जानने के लिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द मृदु सचान शो। आज मेरे साथ हैं SGSH स्प्रेड गुडनेस स्प्रेड हैप्पीनेस पब्लिकेशन की फाउंडर दिव्या त्रिवेदी। वेलकम मैम। Spread goodness, thank you so much, Radul sir. Actually, you are with us from last 3 years, and I have seen all your hard work of whether it's interview, hosting the show, or anything. I just want to say, Spread goodness, thank you for everything you do, and Spread goodness, thank you specially for this interview. I'm very happy to be here. थैंक यू सो मच मैम। तो मैम, सबसे पहले तो ये बताइए कि आप बुक पब्लिकेशन इंडस्ट्री में कैसे आई और SGSH की शुरुआत कैसे हुई। ओके श्योर। तो पहले तो SGSH की शुरुआत हुई थी विच इज स्प्रेड गुडनेस स्प्रेड हैप्पीनेस। मैंने चार साल पहले मैंने ऐसे ही मतलब कुछ भी कभी कभी आपकी लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं कि आपको लाइफ अच्छी नहीं लगती है। मुझे भी ऐसा था कि आज से 4-5 साल पहले मुझे लाइफ अच्छी नहीं लगती थी और मेरा सपना था डॉक्टर बनने का, लेकिन मुझे सुसाइडल थॉट्स आते हैं। इवन मैंने ट्राई भी किया है, बट वो सारे चक्कर में वो होता है कि कहीं ना कहीं ब्लेसिंग वर्क करती है। तो ऐसे ही मन में एक दिन आ गया कि मुझे क्यों ऐसे सब थॉट्स आते हैं, क्योंकि दुनिया में बहुत सारी बुराइयां हैं, बहुत सारी कमियां हैं जो हमें देख के बुरा लगता है। और जैसे कि हमें किसी की जरूरत होती है तो नॉर्मली ज्यादातर लोग हेल्प नहीं करते हैं। तो बस वही मेरे ध्यान में रह गया और मैंने सोचा कि मेरे से जितना हो सके, भले कम से कम, लेकिन मैं ट्राई करूंगी कि मैं लोगों की हेल्प कर पाऊँ। तो वहाँ से स्प्रेड गुडनेस स्प्रेड हैप्पीनेस मिशन नाम की शुरुआत हुई। उसके बाद तो मैंने बहुत स्टार्ट किया, NGO वगैरह ऐसा सब ट्राई किया, बट उसमें से कुछ भी काम नहीं किया। फिर मैं एज अ राइटर हूँ, तो मैंने इंस्टाग्राम में, और मैं ऐसा बड़ी राइटर नहीं हूँ, बट मैं छोटी 10th स्टैंडर्ड में वगैरह थी, तब मैंने छोटे से ऐसे राइटिंग से मेरी राइटिंग जर्नी की शुरुआत की थी। और 2020 में मैंने एक इंस्टाग्राम अकाउंट बनाया था कि मैं दूसरों के सुविचार उठा के वहाँ इंस्टा में डाल देती थी। और लेकिन फिर धीरे धीरे ऐसा हुआ कि मेरे माइंड में जो सुविचार आते थे, फिर मैं वो खुद के अपने सुविचार डालने लगी। और उसके बाद मुझे एक दिन एक इंस्टाग्राम पे मैसेज आता है कि आप हमारी को-ऑथर बनेंगे। तो उन्होंने बोला कि आपको 30 रुपीज एंट्री फी है, और उसके बाद आपको ये बुक में आपको 2 पेजेस लिखना है और एक में आपका बायो और फोटो रहेगा। तो ये क्या है, ये तो मैंने कभी देखा ही नहीं था, क्योंकि मैं तो ये राइटिंग इंडस्ट्री में एकदम न्यू नहीं थी। और तो फिर वो लोग ने मुझे ऐसा बोला कि अगर आप ये ऑथर में पार्ट लेंगे तो आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, लेटर मिलेगा। मैं बोली ये तो अच्छा आइडिया है। तो फिर मैंने मम्मी के अकाउंट से बिना कुछ बताए मैंने डायरेक्ट ट्रांसफर कर दिए 30 रुपीज और उसमें पार्टिसिपेट किया। वो एंथोलॉजी का नाम थी दी मेलोडी ऑफ स्प्रिंग। उसके बाद मुझे कुछ दिन बाद और एक मैसेज आया कि वुड यू लाइक टू बी अ पार्ट ऑफ माय कंपाइलिंग जर्नी। तो उसमें मुझे कंपाइलर मतलब मुझे दूसरे को-ऑथर्स को फाइंड करना था। तो वो लोग ने ऐसा बोला कि अगर आप को-ऑथर फाइंड करेंगे तो आपको सर्टिफिकेट बुक के आगे आपका नाम लिखा होगा एंड आपको 3000 समथिंग कंपलेशन अमाउंट मिलेगा। फिर मैंने तो क्या पैसे भी मिल रहे थे और बुक के आगे आपका नाम भी आ रहा था। तो मैंने बोला फिर ट्राई करते हैं। फिर मैंने वो एंथोलॉजी की, 250 समथिंग एंट्री फी था, और उसके बाद मुझे 3000 रुपीज पहला जो मेरी राइटिंग जर्नी का जो पैसे थे, बहुत मेहनत, 1 महीने में 60 को-ऑथर्स को लिए।
और वो सारे को इंस्टाग्राम में पर्सनली मैसेज करना, वुड यू लाइक टू बी अ पार्ट ऑफ माय एंथोलॉजी। कोई तो ठीक है, अगर नहीं करना चाहता है तो सीधे से सॉरी बोल देता है, लेकिन कोई बहुत बोलता है कि पैसे के लालची, ये लालची। बट वो पैशन था कि ये कुछ काम भगवान ने मुझे दिया है तो इसको अच्छे से करना है। और मेरा ऐसा है कि अगर कुछ जॉब में काम रहता है ना तो उसको बेटर करना है, और ये वो पहला मेरा जिंदगी में काम किया था मैंने, तो उसमें मैंने 1 महीना पूरा मेहनत किया। उसके बाद जब वो मैन्युस्क्रिप्ट की बारी आई, मुझे मैन्युस्क्रिप्ट का वर्ड डॉक्यूमेंट में फाइल कुछ भी नहीं आता था, तो एंथोलॉजी में इतना मिस्टेक था कि वो बता नहीं सकती। फिर भी मेरे को-ऑथर्स हैप्पी थे मेरे काम से कि जितना जल्दी मैंने काम किया। और उसके बाद फिर मैंने दूसरे तीसरे पब्लिकेशन में स्टार्ट किया। ऐसे करके मैंने 5-6 पब्लिकेशन के साथ पेड एंथोलॉजी कर दी। लेकिन वहाँ कुछ ऐसे रूल्स थे जो मुझे अच्छे नहीं लगते थे, कि वहाँ कुछ ऐसा जो ऑथर को सच में बेनिफिट्स मिलना चाहिए या एक ऑथर को मिलना चाहिए, वो बेनिफिट्स नहीं मिलते थे। तब हमारी एक ऑथर जो मेरी फर्स्ट एंथोलॉजी थी, उसके जो ऑथर थे उन्होंने बोला कि आप एक बार पब्लिकेशन स्टार्ट करें क्या। तो उन्होंने पहले एक हेमी राइटिंग कम्युनिटी, ऐसा राइटिंग ग्रुप स्टार्ट किया था, और जिसका एडमिन मुझे बनाया था कि आप मतलब आपके पास ज्यादा ऑथर है तो आपके कॉन्टेक्ट ज्यादा है। तो फिर मैंने कम्युनिटी में कुछ 3-4 महीने काम किया। उसके बाद वो सेम जो ऑथर थे उन्होंने बोला कि हम क्या पब्लिकेशन भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो मैं जहाँ मतलब मैंने कंपाइल की थी, वो सारे पब्लिकेशन वाले को मैंने मैसेज किया कि मुझे मेरे फ्रेंड को एक पब्लिकेशन स्टार्ट करना है, तो क्या प्रोसीजर है। तो मतलब एक जन ने बोला कि आपको 1000 रुपीज पे करना है और आप हमारे यूनिट बन के रह सकते हैं। और फिर मैंने पैसे भर दिए और गणपति पापा का नाम लेके 30 अक्टूबर 2021 को मैंने हमारा SGSH पब्लिकेशन स्टार्ट कर दिया। उसके बाद मतलब वो लोग ने बोला कि आपको अमेजन लिस्टिंग का 600 रुपये पर बुक देना होगा। मैं बोली कि हम तो फ्री एंथोलॉजी करते हैं, तो हमारे पास तो पैसे आते ही नहीं है, तो हम आपको क्या देंगे। फिर एक दूसरा फाउंडेशन है जो पब्लिकेशन की तरह ही काम करता है, उन्होंने हमें फ्री में सब एंथोलॉजी वगैरह वो करवाया। उसके बाद भी उनके भी कुछ रूल्स थे जो मुझे अच्छे नहीं लगते थे। मैंने कभी किसी का नाम यूज नहीं किया है आगे बढ़ने के लिए, क्योंकि SGSH ऐसा शब्द है ना कि वो थोड़े से टाइम में बहुत आगे बढ़ गया, क्योंकि वो काम से ज्यादा एक मिशन की तरह वो दिख रहा था। तो मतलब वो अपने आप आगे बढ़ रहा था, लेकिन वो सामने वाले बोल रहे थे कि आपने हमारा नाम यूज करके आगे बढ़े, लेकिन मैंने तो कहीं भी उनका नाम नहीं लिया था। तो मुझे वो थोड़ी मतलब ऐसा लगा कि मुझे अभी किसी का नाम ऐसा गलती से भी किसी को नहीं लगना चाहिए कि हम उनका यूज कर रहे हैं। तो इसीलिए फिर मैंने इंडिपेंडेंट SGSH पब्लिकेशन कुछ ही महीनों में स्टार्ट कर दिया। उसके बाद फिर जर्नी स्टार्ट हो गई। SGSH पब्लिकेशन बहुत अच्छे से काम करने लगा, और फिर हमारे मतलब जो को फाउंडर थे उनसे कुछ लड़ाई वगैरह हुई। तो फिर मैंने उन्होंने जितना भी मतलब हेल्प की थी मेरी या ऐसा मनी के, वो सारा मैंने धीरे धीरे सब दे दिया पैसा, और उनको मैंने इंडिपेंडेंट कर दिया। क्योंकि वो जो हमारे प्रोजेक्ट हेड थे उनसे कुछ अपने बिजनेस, दूसरे बिजनेस लाइक लाइटिंग और लाइट वगैरह का कुछ बातें कर रहे थे, जो मुझे अनएथिकल लगा कि ऐसा उनको नहीं करना चाहिए। अगर कुछ भी है तो पहले मुझसे डिस्कस करके फिर टीम से हेल्प लेनी चाहिए। तो उसके बाद मैंने उनको भी मतलब बोल दिया कि मैं आपको जितने भी आपने मेरी हेल्प की वो सारे पैसे दे दूंगी। और फिर मैंने कुछ भी 40,000 करीब था जो उन्होंने मेरी हेल्प की थी, वो 40-50,000 बहुत मेहनत करके फिर धीरे धीरे दे दिया। और उसके बाद इंडिपेंडेंट मेरी जर्नी स्टार्ट हो गई, और आज बहुत सारे ऑथर है जो हैप्पी है। लेकिन उसके बाद वो बोलते हैं ना, आप जितना खुश होते हैं उतनी ही आप प्रॉब्लम्स को भी इनवाइट करते हैं। तो मैं तो अपने पब्लिकेशन से बहुत खुश थी, लेकिन कहीं बार बार हर कोई एक ही डायलॉग मारता था कि आप SGSH शब्द का नाम लेके आप पब्लिकेशन से पैसे कमाने के लिए उसका यूज कर रहे हैं, तो आप हमें फ्री में दीजिए, इसमें दीजिए, आप SGSH नहीं कर रहे। तो थोड़ा मेरा प्रॉब्लम है कि मैं थोड़ा शॉर्ट टेम्पर, मुझे गुस्सा बहुत ज्यादा आता है और जल्दी आता है, जो मुझे लोगों की बात समझनी चाहिए कि वो किस पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहे हैं। मैं वो समझती नहीं हूँ और डायरेक्ट रिएक्ट करती हूँ, वो मेरी प्रॉब्लम है जो मैं धीरे धीरे सुधार रही हूँ।
तो मैंने सोचा कि अब ऐसा नहीं होना चाहिए, मेरा मिशन अलग होना चाहिए और मेरा जो पब्लिकेशन जर्नी अलग होना चाहिए। तो फिर 30 मार्च 2023 में मैंने किताब राइटिंग पब्लिकेशन की शुरुआत कर दी और एक ही साल में वो पब्लिकेशन ने इतना अच्छा किया कि हमारी एक ऑथर है जिन्होंने 34 बुक्स हमसे ही पब्लिश करवाई, चाहे कितना भी अमाउंट हो और कितना भी कुछ भी हो, सारा उन्होंने पब्लिश करवाया। और ऐसे हमारे सारे ऑथर्स है जिन्होंने 10-10, 15-15 बुक्स करवाई है और आगे इन प्रोसेस है। तो बस यही त्याग दे के बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन अभी सवाल आता है कि ग्रोथ का। अब हम इतने अच्छे पब्लिशर, हमारे गूगल पे भी टॉप पे रिव्यूज वगैरह आते हैं, तो फिर हमारा फर्ज बनता है कि इसको और आगे बढ़ाने का। तो जब हम ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन करते हैं, मतलब हमारा नाम कोई यूज ना करे, तो इसीलिए हमने ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन करने के लिए अप्लाई किया। तो जो रजिस्ट्रेशन वाले बोलते हैं कि जो किताब घर है वो बहुत ज्यादा कॉमन नाम है, मतलब किताबगंज है, किताब खाना है, किताब घर है, ऐसा करके बहुत सारे पब्लिकेशन का नाम है। तो फिर मैंने बोला अब क्या करें, क्योंकि जब मैंने किताब राइटिंग पब्लिकेशन रखा था तब मैंने नहीं सोचा था कि ये सब हो सकता है। मैंने तो सोचा था कि किताब हिंदी शब्द है और राइटिंग इंग्लिश शब्द है। मैंने कहीं तो संदीप सर का वीडियो देखा था कि अलग अलग नाम ऐसा कुछ, तो फिर वो ध्यान में रख के मैंने ऐसा रखा और फिर बाद में पता चला कि ये तो पहले ही सबने यूज कर रखा है। तो फिर मुझे लगा कि अभी भगवान यही चाहते हैं कि मैं SGSH को ही पहले जैसा रख के उसको ही आगे बढ़ाऊं। तो फिर मैंने अभी रिसेंटली कुछ दिन पहले 10 जून को किताब राइटिंग से फिर से SGSH पब्लिकेशन कर दिया। आई नो मैंने बहुत सारी ऐसी चीजें जो मुझे नहीं करनी चाहिए थी वो किया, लाइक नाम बदलना और जल्दी डिसीजन ले लेने का। बट मुझे ऐसा लगता है कि मैं कोई ऐसा एंटरप्रेन्योर में सीख के नहीं आई हूँ कि मुझे ये बिजनेस का एक्सपर्टीज या मैंने कुछ भी ये बारे में पढ़ा है। मैं साइंस स्टूडेंट हूँ, मैंने केमिस्ट्री में ग्रेजुएशन किया है 2022 में। तो फिर मैंने सोचा कि ठीक है सीख रहे हैं, और इस बीच में मैंने दूसरा पब्लिकेशन जो मतलब वो सेल कर रहे थे, तो मैं पागल, मेरे पास इतना अच्छा पब्लिकेशन होने के बाद भी मैंने 41,000 में वो पब्लिकेशन खरीदा और मुझे वो कुछ भी काम का नहीं आया। अभी तक वो ऐसे का ऐसे ही सारा फीस पड़ा है, लेकिन मैंने एक राइटिंग कम्युनिटी बना दी उसकी। वो 41,000 का भी मेरा बहुत मतलब मैंने लॉस किया है। लाइक SGSH है, किताब राइटिंग से फिर से SGSH, मतलब थोड़ा रोलर कोस्टर जर्नी था। बट फिर ऐसा लगा कि ठीक है मैं भी सीख रही हूँ और सीखने के ऑब्वियसली पैसे लगते हैं। सपोज हम कोई MBA का या कोर्स करे तो हम का एजुकेशन का फीस दे रहे, तो उसका समझने का कि ये एजुकेशन फीस है, मतलब लर्निंग इज इम्पोर्टेंट। तो मैंने अपनी जर्नी से बहुत बहुत कुछ सीखा है। और सबसे अच्छी बात है कि ये सब में मेरे ऑथर्स, जो हमारे कस्टमर्स और जो हमारी टीम है, जैसे कि आप भी हमारी टीम में, तो आप सबका कांस्टेंट सपोर्ट रहा है। मैं कुछ भी करूं, आप लोग हमेशा मेरे साथ रहते, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। बाकी तो इससे भी बड़े बड़े प्रॉब्लम्स आए जो हम गिन गिन के ही थक जाएंगे, बट आई थिंक ये बहुत बड़ी सीख है कि हमें कुछ भी सोच समझ के करने का। तो बस यही जर्नी थी SGSH पब्लिकेशन की। ओके मैम, तो मैम बुक पब्लिशिंग का पूरा प्रोसेस क्या होता है? बुक लिखने का मन में आइडिया आने से लेकर अमेजोन जैसे प्लेटफॉर्म्स पे अवेलेबल होने तक सारे स्टेप्स बताइए, और इसमें कितने दिन का टाइम लगता है? ओके, तो ऐसा रहता है कि जब भी आपका बुक का मैन्युस्क्रिप्ट तैयार हो गया, तब हमारा जो मेन स्टेप आता है वो फाइंडिंग द गुड राइट पब्लिकेशन फॉर योर बुक। मतलब आपको जब मैंने मेरी मैन्युस्क्रिप्ट रेडी थी तब मैंने सारे पब्लिकेशन को पूछा कि क्या प्राइस है, क्या है, उसका प्रोसेस क्या है। मुझे भी एज अ राइटर कुछ भी नहीं पता था जब मैंने स्टार्ट नहीं किया था। तो पहले तो मैंने सारे पब्लिकेशन को कांटेक्ट किया कि उनके क्या प्राइस है। फिर कोई बोलता था 10,000, कोई 50,000। तब तो हम स्टूडेंट थे तो ऑब्वियसली इतना नहीं होगा। तो फिर उसके बाद मैंने एक पब्लिकेशन जो ऑफर प्राइस में सेल कर रहे थे कि आप इतने प्राइस में ऑफर कुछ टाइम के आप इतने पैसों में कर सकते हैं पब्लिश। तो फिर हमारा भी यही प्रोसेस है कि कोई भी हमारी ऑफर रहता है, सपोज अभी 4,000 वाला ऑफर चल रहा है, तो उसमें कोई भी उनको पहले हाफ पेमेंट करना होगा
उसके बाद आपको एक एग्रीमेंट दिया जाएगा जिसमें लिखा होगा कि आपके प्रोसीजर क्या है, आपको कौन सा क्वालिटी का बुक मिलेगा, वो सारा इन डिटेल एग्रीमेंट में लिखा है। वो लेखक वो राइटर को सारा पढ़ के साइन करके फिर हमारे मेल आईडी पे देना होगा। जैसे ही कोई भी राइटर हमें मेल कर देगा उसको एक मैसेज दिया जाएगा जो उनको फिल करके देना है, जिसमें बुक नेम, ऑथर नेम, अबाउट द ऑथर, वो सारे डिटेल्स है। और वो डिटेल्स से हम कवर डिजाइन करेंगे और ISBN के लिए अप्लाई करेंगे। और जैसे ही कवर डिजाइन होके आ जाएगा हम उनको दिखाएंगे, कोई चेंजेस है तो बता सकते हैं, वरना फिर कवर लॉन्च करते हैं सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे। उसके बाद जैसे कवर फाइनल हो जाता है उसके बाद हम मैन्युस्क्रिप्ट उनको वर्ड डॉक्यूमेंट फाइल में अपना कंटेंट देना होता है। उसके बाद हम फॉर्मेट करके उनको दिखाएंगे कि आपको कवर या मैन्युस्क्रिप्ट में कोई भी चेंजेस है तो आप बता सकते हैं। और उसके बाद जैसे ही कवर और मैन्युस्क्रिप्ट फाइनल हो जाता है फिर विदिन 24 to 48 आवर्स अमेजॉन, गूगल प्ले बुक्स और जितने भी प्लेटफॉर्म है उस पर लाइव आ जाता है। और उसके बाद विदिन 10 to 15 डेज बुक्स डिलीवरी हो जाती है। और अगर कोई ऑथर इंटरव्यू देना चाहते हैं तो वो तो हम हमारी टीम मतलब आप लोग से करवाते हैं। और फिर उनको लाइफ टाइम तक ऑथर डैशबोर्ड दिया जाता है जिसमें हर महीने 10 से 15 तारीख के अंदर सेल्स का अपडेट होता रहता है। और उसके बीच में अगर हमें कभी टाइम मिले तो हम खुद बुक को फ्री में मार्केट करते हैं, लाइक उनको प्रमोट करना, उनके वीडियोस वगैरह, रील्स वगैरह बनाना। तो नॉर्मली हमारा प्रोसीजर है और ऐसे ही सब पब्लिकेशन का रहता है। किसी का प्रोसीजर थोड़ा लंबा हो सकता है बट हमारा मैक्सिमम 30 डेज में बुक्स नॉर्मली हाथ में होती है लेखक के, ऑथर के। ओके मैम, काफी तेज है आपके पब्लिकेशन का प्रोसेस। बिल्कुल, हमारा पब्लिकेशन थोड़ा फास्ट है जी। तो मैम मैं चाहूंगा कि आप सेल्फ पब्लिशिंग और ट्रेडिशनल पब्लिशिंग में डिफरेंस बताएं। ओके। तो सेल्फ पब्लिकेशन ये रहता है कि मतलब लाइव आपको एक पब्लिशर को पैसे देने हैं और उनसे लाइफ टाइम तक अपना रॉयल्टी रिपोर्ट लेना है। और जो ट्रेडिशनल पब्लिकेशन होता है उसमें वो पब्लिकेशन वाले आपको पैसे देते हैं आपके कंटेंट रिलेटेड और आपको वो लाइफ में कभी भी रॉयल्टी नहीं देंगे और कुछ तो नाम भी नहीं देते हैं। बट वो नाम ना देना वो तो घोस्ट राइटिंग हो जाता है। बट ये ट्रेडिशनल पब्लिशिंग में ऑथर को कुछ भी रॉयल्टी नहीं मिलता है। बट नॉर्मली जो ट्रेडिशनल पब्लिशिंग होती है ना वो ऐसे के लिए होती है जिनका कोई बड़ा नाम हो या किसी के पास इतने पैसे हो कि और जिनका सोशल मीडिया बहुत स्ट्रॉन्ग होता है ना उनको ट्रेडिशनल पब्लिशर खुद फाइंड करते हैं। अगर हम खुद अपनी बुक लेके ट्रेडिशनल पब्लिकेशन ढूंढने जाएंगे तो बहुत प्रॉब्लम होगी। मतलब ओनली 1% चांस है कि वो आपका मैन्युस्क्रिप्ट लेंगे, नॉर्मली नहीं लेते। इसलिए ज़्यादा सेल्फ पब्लिशिंग के तरफ ही हम फोकस करते हैं और मेरा ऐसा मानना है कि सेल्फ पब्लिकेशन के थ्रू ही जाना चाहिए। क्योंकि कोई भी ऑथर ये नहीं चाहेगा कि उनको लाइफ टाइम का उनका जो भी सेल्स है वो कोई और प्रमोट करे, वो अपने नाम पे प्रमोट करे। तो मेरे हिसाब से सेल्फ पब्लिशिंग अच्छा है क्योंकि ट्रेडिशनल पब्लिकेशन इज लाइक गिविंग द UPSC एग्जाम और समथिंग जिसमें 1% चांस है कि वो आपका मैन्युस्क्रिप्ट स्वीकार करेंगे। बुक को पब्लिश कराने में एक ऑथर की मिनिमम कॉस्ट क्या लग सकती है और मैक्सिमम अमाउंट कितने तक जा सकता है? ओके, तो मिनिमम पहले जैसे कि हम जानते हैं कि पहले नोशन प्रेस करके है वो फ्री में बुक पब्लिश करते थे। इवन हमने भी देखा था बट फ्री में बुक पब्लिश नहीं होती है क्योंकि सबको टीम को देना होता है प्लस कवर डिजाइनिंग एंड ऑल। तो मिनिमम जो प्राइस रहता है वो 1000 रुपीज होता है मिनिमम। कोई 500 में भी कर सकता है। तो 500 से 5 लाख तक का सफर होता है। मतलब 500 रुपए से 5 लाख तक मैक्सिमम हो सकता है बुक पब्लिशिंग कॉस्ट। ओके मैम। जिसमें मैं सजेस्ट करूंगी कि जो भी ऑथर हो उनको 10,000 मतलब 10,000 के नीचे ही बुक पब्लिश करवाना चाहिए। वो कितना भी फिर रिच हो, अगर रिच है तो वो अलग बात है बट एक मिडिल क्लास के लिए मिनिमम 10,000 के नीचे बुक पब्लिश करवाना बेटर रहेगा। ओके मैम। तो मैम अब मैं बुक पब्लिकेशन की कमाई के बारे में जानना चाहूँगा। एक बुक पब्लिकेशन किस तरह से अर्न करता है और वो कितनी कमाई करता है?
ओके तो देखिए बुक पब्लिशिंग ऐसा है, अब कोई प्रोडक्ट नहीं है कि सपोज हम मार्केट कर देंगे या अमेजोन में डाल देंगे या कुछ भी करेंगे तो वो अपने आप सेल होगी, ऐसा नहीं होता है। और इवन हम सपोज कि हम अमेजोन स्पॉन्सर या इंस्टाग्राम फेसबुक एडवर्टाइज भी कर दे फिर हमारी कोई बुक ले लेगा, ऐसा नहीं होता है। क्योंकि हम देखते हैं कि कोई भी न्यू मूवी आती है तो कैसे उनका करोड़ों में प्रमोशन होता है, लाइक बैनर्स लगते हैं, ट्रेलर्स आता है और उसके कितने दिन बाद जाके कुछ लोग मूवीज देखने जाते हैं और कुछ तो वो भी फ्री में डाउनलोड करके वो भी अभी तो न्यू ट्रेंड आ गया है कि लोग फोन में डाउनलोड कर देते हैं। तो ऐसे ही का रहता है कि लोगों को जब फ्री में इतनी अच्छी अच्छी बुक्स पढ़ने को मिलती है, जो बड़े बड़े ऑथर्स है, इंटरनेशनल ऑथर्स, उनकी फ्री में बुक्स मिलती है तो वो कोई हमारी क्यों खरीदेगा। तो पहली बात ये कि बुक मार्केटिंग बिल्कुल भी इस बात पे नहीं डिपेंड करता है कि आप अच्छा लिखेंगे तो बुक सेल होगी या उससे पैसे आते, ऐसा नहीं होता है। और जो नॉर्मली जो ऑथर्स के सपोज रिलेटिव्स फ्रेंड्स या उनका प्रोफाइल अच्छा हो, उनको नॉर्मली पर बुक 100-120 इतना जितना रॉयल्टी मिल सकता है। हमारे एक ऑथर है दिनेश पंड्या, उन्होंने उनके बुक में पेजेस कुछ 300 जैसे है और उन्होंने 900 रुपीज अपना MRP रखा था और 600 में वो सेल कर रहे हैं और अभी तक उनका 50 से 53 बुक सेल हो गया है, मतलब 70 के आसपास सेल हो गया है जी। तो उन्होंने मतलब 70 के आसपास होने के उनका जो पर बुक कॉस्ट है मतलब रॉयल्टी वो 300 है। मतलब अभी तक उन्होंने 10,000 से ऊपर पैसे कमा लिए हैं। बट उन्होंने मुझे बोला था कि मैंने सारे रिलेटिव्स को कांटेक्ट किया, मैसेज किया कि मेरी बुक, और वैसे भी ओल्ड है, मतलब 85 एज है, मतलब वो किसी को डांटेंगे तो कोई ले लेगा बुक, ऐसा है। और हम जैसे लाइक हमारी एज वालों का कोई सुनता नहीं है तो कोई हमारी बुक क्या खरीदेगा। बट वो समझ की बात है कि धीरे धीरे स्लोली आप अपने बुक राइटिंग, एक बुक से हमें कुछ भी नहीं होगा, हमें धीरे धीरे राइटिंग को और जो टॉपिक ट्रेंडिंग हो, मतलब लोगों को उससे कुछ फायदा हो, ऐसी बुक बनाएंगे तो शायद कोई खरीदेगा। सपोज मेरी बुक का एग्जांपल लेते हैं, मैंने 2 बुक्स लिखी है, द ब्यूटी ऑफ थॉट्स एंड सुविचार। मैं नहीं चाहूंगी कि कोई मेरे सुविचार लेके 200 रुपए में पैसे में खरीदे और उनको कोई फायदा हो, तो इसलिए अभी मैं तीसरी बुक लिख रही हूँ जो पब्लिशिंग प्रोसेस के बारे में है। तो वो मैं चाहूंगी कि लोग खरीदे क्योंकि उससे लोगों का फायदा होने वाला है। तो ऐसी बुक लिखिए जिससे सच में लोगों का फायदा हो और टॉपिक जो गूगल से कॉपी ना किया हो, जो खुद के सुविचार या खुद का जो एक्सपीरियंस हो, और ऐसा टॉपिक जो नॉर्मल इस पे बुक्स नहीं बनती है और जो इजीली अवेलेबल नहीं है। ऐसे स्ट्रॉन्ग टॉपिक को अगर आप सिलेक्ट करते हैं तो हाई चांस है कि आप फुल टाइम ऑथर भी बन सकते हैं। तो मैम ये बात हो गई कि एक ऑथर अपनी बुक से कितनी कमाई कर सकता है। अब मैं जानना चाहूंगा कि बुक पब्लिकेशन, जो खुद बुक पब्लिश करता है पब्लिकेशन, वो कितनी कमाई करता है। नाइस क्वेश्चन। तो ऐसा रहता है, देखिए अगर आपकी पैकेज ये मिडिल क्लास की बिलोंग करते हैं कि मतलब कोई भी अफोर्ड कर पाए, तो नॉर्मली बुक पब्लिकेशन 40 से 50 हजार कमाता है। हो सकता है वो 1 लाख भी कमाए, लेकिन वो 1 लाख के ऊपर जो खर्चा रहता है लाइक प्रिंटिंग का, डिलीवरी का और सारे लिस्टिंग का, प्लस जो काम करता है उनको पैसे देने के, तो सारे कॉस्ट मिला के एक पब्लिकेशन का मंथली अगर वो 24 आवर्स रात दिन मेहनत करे तो 40-50 हजार कमा सकता है। लेकिन वो 24 आवर्स अच्छे से ईमानदारी से मेहनत करे तो, और अगर बीच में कुछ गैप हो गया या कुछ भी, तो 10-20 हजार मंथली कमा सकता है अगर एक अच्छी स्ट्रेटजी हो तो। लेकिन 5-10 साल के अंदर वो चाहे तो उसका ऑब्वियसली क्राइटेरिया बढ़ा सकता है, अपने प्राइस कम कर सकते हैं। तो मेरा बात करूंगी तो हम मंथली कुछ 40-50 हजार कमाते हैं, और जिसमें ज्यादातर जो पैसे रहते हैं वो आगे की ग्रोथ के लिए, लाइक आगे क्या करना है। जैसे अभी हम ट्रेडमार्क के रजिस्ट्रेशन में 20,000 खरीद गया है, तो ऐसा हम आगे के जो फ्यूचर प्लान रहता है उसमें इन्वेस्ट करते हैं। तो मतलब मेरे हाथ में 10-20 हजार आते हैं अगर मैं पूरा दिन मेहनत करूँ तो, ऐसा। और जो बिग पब्लिशर होते हैं जो जिनके प्राइस थोड़े हाई होते हैं, प्लस इतने जो थोड़े वेल एस्टेब्लिश्ड है,
लाइक जो अफोर्ड कर सकते हैं वो मंथली आई थिंक मेरे हिसाब से वो 1 करोड़ के आसपास भी कमाते हैं। तो मैम एज अ बुक पब्लिकेशन फाउंडर आपको किन किन चैलेंजेस को फेस करना पड़ता है और आप उनको किस तरह से ओवरकम करती हैं? ओके, एक्चुअली कोई भी बिजनेस में है ना, हर दिन एक ऐसा होता है ना जो आपने कभी सोचा नहीं होता है, क्योंकि आपके कस्टमर्स इतने टैलेंटेड होते हैं ना, तो वो आपको इस तरह के टैलेंट के क्वेश्चन पूछेंगे ना जो आंसर आपके पास नहीं होते कई बार, क्योंकि कोई चाहे कितना भी वेल एस्टेब्लिश बिजनेस हो, लेकिन उसमें कई ऐसी चीजें रहती है जो हमें नहीं पता होती है। तो मेरे हिसाब से हर दिन एक चैलेंज है, और अगर हम उसको शांति से समझे तो वो एक बेनिफिट हो सकता है। और मेरे लिए तो हर एक दिन चैलेंज है, हर एक सेकंड चैलेंज है, क्योंकि ऑथर्स के ऐसे ऐसे क्वेश्चन रहते हैं कोई भी कस्टमर्स के, तो आप सोच भी नहीं सकते कि कोई ऐसा भी सवाल पूछ सकता है क्या। तो मेरे लिए वो क्वेश्चन का आंसर करना वो मेरे लिए सबसे बड़ी चुनौती है, क्योंकि बाकी तो कोई भी प्रॉब्लम होगी हम किसी से हेल्प मांग के वो सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन जो आपसे सवाल पूछते हैं ना उसको आपको सही आंसर करना पड़ता है, वरना फिर आपकी वो जो आपकी पोजीशन रहता है वो आप उस पे खड़े नहीं उतरे ऐसा साबित होता है। तो मेरे लिए वो सवाल का सही से जवाब देना वो मेरे लिए ज्यादा चैलेंजिंग है। बाकी तो समय के साथ सीखेंगे तो रास्ते इजी होते जा रहे हैं, धीरे धीरे और आसान होते जा रहे हैं। ओके मैम। तो मैम आपके पब्लिकेशन से इतनी सारी बुक्स पब्लिश हो चुकी है, तो अब तक की कौन सी बुक को पब्लिश करने का एक्सपीरियंस आपके लिए सबसे अच्छा रहा और क्यों? ओके, वैसे तो हर एक बुक मेरे लिए एक स्मॉल बेबी की, हम हॉस्पिटल है वहाँ छोटे छोटे बेबीज आते हैं, तो उसमें से एक यामिनी मल्होत्रा मैम है और जिनकी 34 बुक अब तक पब्लिश हो चुकी है। वो मेरी फेवरेट इसीलिए है क्योंकि उन्होंने कभी भी मेरे से बार्गेनिंग नहीं की है, कि लाइक कभी जब उन्होंने हमसे पब्लिश करवाया तब पहली बार में 6,000 हमारा कॉस्ट था, फिर उसके बाद ऑफर में कुछ 999, फिर 1,000, 4,000, 3,000 ऐसे ऑफर्स निकलते गए और उन्होंने सब में वो बुक पब्लिश करवाई। लेकिन जब भी हमारा जो कॉस्ट होता है, मैम ने कभी भी नहीं बोला या ऐसा एडवांस में पेमेंट नहीं करके रखा कि ठीक है मेरी 10 बुक का पेमेंट एडवांस में करके रख दो या मेरा स्लॉट बुक कर दो। उन्होंने ईमानदारी से हर बार पब्लिकेशन की सिचुएशन को समझा कि अगर ये पब्लिकेशन आपसे पैसे ले रहा है तो उनकी कुछ मजबूरी होगी, तो वो प्राइस घटा रहे हैं, कुछ बढ़ा रहे हैं, तो उन्होंने हमेशा सपोर्ट किया। और हमारी फर्स्ट ईयर किताब राइटिंग की जब था तब उसकी फर्स्ट एनिवर्सरी आई थी, तो मैम ने पूरी बुक हमारे ऊपर लिखी, पब्लिकेशन के बिजनेस के ऊपर लिखी। तो ये कोई भी बिजनेस के लिए बहुत बड़ी बात होती है कि जब उसके कस्टमर पूरी रात दिन मेहनत करके एक बुक लिखे और उनका भी उन्होंने पब्लिशिंग कॉस्ट दिया था, ऐसा नहीं कि हमारे ऊपर लिखा तो हमसे फ्री में करवा दिया। तो वो जो नेचर है ना उनका कि लाइक उन्होंने हमें समझा कि ये बिजनेस को समझा कि इसके अप्स एंड डाउन्स क्या हो सकते हैं और ये कितना जेन्युइन है। तो एक ही पब्लिकेशन को एक ही लैंग्वेज में और 34 बुक्स पब्लिश करवाना ये सच में ब्लेसिंग है कोई भी पब्लिकेशन के लिए। तो मेरे लिए यामिनी मल्होत्रा मैम की वो मेरी बेस्ट बेस्ट एक्सपीरियंस है, क्योंकि वो हम पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं। तो वो ब्लाइंड ट्रस्ट के लिए अगर उनका नाम ना लिया जाए तो ये गलत बात है। तो यामिनी मल्होत्रा, बाकी तो सारे ऑथर्स बहुत अच्छे हैं, कोऑपरेटिव है, मज़ा आता है पब्लिश करने का। जी मैम। तो मैम आई नो कि बुक इंडस्ट्री में भी कई सारे स्कैम्स होते हैं, तो इन स्कैम्स के बारे में बताइए ताकि जो नए ऑथर्स हैं जो अपनी बुक पब्लिश कराने का सोच रहे हैं वो इन स्कैम से बच सकें। ओके, तो सबसे पहले जो स्कैम रहता है ना वो है कम प्राइस में पब्लिश करवाना। ठीक है, मैं ऐसा नहीं बोलूँगी कि हम भी पहले कम प्राइस में थे तो हम ऐसा फ्रॉड है। हमें पहले से पता है कि हमें लाइफ टाइम तक जेन्युइन ही काम करना है, लेकिन कुछ पब्लिकेशन होती है जो कम प्राइस में पहले पब्लिश करते हैं, फिर लाइफ टाइम 100% ऑथर को ना रॉयल्टी देते ना अपडेट्स देते हैं और बुक्स का क्वालिटी भी अच्छा नहीं रहता है। तो कुछ पब्लिकेशन वाले जो बोलते कुछ है करते कुछ है। तो मैं बस यही कहना चाहूँगी वो सारे पब्लिशर और ऑथर को, स्पेशली ऑथर्स को, कि आप चाहे कहीं से भी बुक पब्लिश करवाएं, पहले जो भी उनकी रिव्यूज़ है लाइक गूगल, सोशल मीडिया, कहीं भी उनके रिव्यूज़ है वो सारी रिव्यूज़ पढ़िए और उनके सोशल मीडिया में उनके ऑथर के इंस्टाग्राम आईडी आपको मिल जाएंगे,
तो सबको आप एटलीस्ट आप 10 को मैसेज करेंगे, 2 तो जवाब देगा ना। तो आप सारे को पर्सनली मैसेज करके पूछिए कि उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा वो पब्लिकेशन के साथ, क्योंकि ये आपका बुक इज बेबी, वो आपका बच्चा है, आपको लाइफ टाइम तक उसको अपने पास रखना है, उसको ग्रो करना है, तो आपको अच्छे से पब्लिशर फाइंड करना पड़ेगा। तो पहले तो यही है कि कस्टमर्स रिव्यूज देखिए, उनके सोशल मीडिया में इंस्टाग्राम फॉलोअर्स है वो फेक है या जेन्युइन है। मतलब कोई कोई ऐसा पब्लिकेशन है जिसके कितने 1 लाख 2 लाख है, बट वो सारे पेड है, तो आपको पता चल जाएगा। थोड़ा फॉलोअर्स स्क्रॉल करेंगे ना तो वो आपको इंटरनेशनल क्लाइंट्स दिखाई देंगे, तो वो जिसमें कोई भी फोटोज या नहीं होता है ना, तो वो सारे फेक फॉलोअर्स होते हैं। तो मैं यही कहूँगी कि कोई अगर फेक फॉलोअर्स खरीद रहा है, कोई फेक लाइक कर रहा है, तो वो क्या आपको जेन्युइन सर्विस देगा। तो बस ये 2-3 चीज़ें, लाइक कस्टमर रिव्यूज पढ़िए, फेक फॉलोअर्स तो नहीं है, और उनके सारे सोशल मीडिया पे अच्छे से रिसर्च करिए। भले आपको वो फ्री में पब्लिशिंग दे रहा है, फिर भी मत लीजिए, ये मेरा मानना है। और आप कोई भी पब्लिकेशन के पास जाइए कि उनका जेन्युइन बिहेवियर आपके प्रति है या नहीं, बस इतना ही देखिए। पैसे तो कोई भी कमा लेगा, और कोई भी किसी के बिना किसी का काम नहीं रुकता है, लेकिन जितना हो सके आज की दुनिया में फ्रॉड से बचिए बस। भले आपके 10-20 हजार जाएंगे ना, इसलिए आपको चलेगा, लेकिन जब आपके साथ बुरा स्कैम होता है ना, तो बहुत बुरा लगता है। तो मैं चाहती हूँ ऐसा स्कैम से तो बचे, यही मेरा ओपिनियन रहेगा ये स्कैम्स के बारे में। जो बोलते कुछ है करते कुछ है, तो इस बात का ध्यान रखें। ओके मैम, तो मैम एट लास्ट आप द मृदुल सचान शो के लिसनर्स को क्या मैसेज देना चाहेंगी? दी मृदुल सचान शो की मैसेज तो मेरा यही रहेगा कि ऑडियो होता है ना, और वो एक फॉर्मेट में एक ब्लेसिंग है मेरे हिसाब से, क्योंकि कई बार जब हम ज़्यादातर लैपटॉप में या कहीं भी काम करते हैं ना, हमारा माइंड पूरा थक जाता है, तब हमें कुछ ऐसा सुनने की ज़रूरत है कि जो हमारे माइंड को एक अच्छी इंफॉर्मेशन दे, प्लस हमें वो शांति, वो पीसनेस का एहसास दिला सके। तो मृदुल सचान शो एक ऐसा ऑडियो, अभी तो ऑडियो प्लेटफॉर्म है, जो मुझे पता है आगे जाके वीडियो में भी कन्वर्ट करेंगे मृदुल सर। तो मतलब वो ऑडियो फॉर्मेट में वो बेस्ट क्वालिटी, और जो जिस तरह से मृदुल सर प्रमोट करते हैं ना अपने जो भी लिसनर्स होते हैं, वो मुझे देख के बहुत अच्छा लगा। तो मैं सबसे यही रिक्वेस्ट करूंगी कि ये शो में एक बार आइए और अपना एक्सपीरियंस, आपको बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि लाइफ टाइम तक आपका वो ऑडियो आपके पास रहेगा। आप चाहे कितना भी आगे बढ़ जाए, लेकिन आपने मृदुल सर के शो में क्या बोला था वो आपको हमेशा, आप उसको सुन सकते हैं। तो मस्ट कम टू मृदुल सचान शो। और मैं आपको भी बोलना चाहूँगी, स्प्रेड गुडनेस, थैंक यू फॉर टेकिंग दिस ऑडियो इंटरव्यू। मैंने कभी ऑडियो इंटरव्यू नहीं दिया था, तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी, और आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। Alright, thank you so much ma'am for taking out time from your busy schedule and giving our show time. And the questions were amazing, like कितना सैलरी होता है ना, that was nice. मैं चाहती थी कि कोई ये क्वेश्चन मुझे कभी इंटरव्यू में पूछे ना, आपने आज पूछा। Alright, thank you ma'am. थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच ये एपिसोड एंड तक सुनने के लिए। उम्मीद है आज का एपिसोड आपको पसंद आया होगा। हमें कमेंट्स में लिख के बताइए कि नेक्स्ट एपिसोड में आप किसे सुनना चाहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट